कल तो बड़ा मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड, उसके बारे में जरा बात कर ले। हाँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते कि कल क्या हो सकता है प्रोबेबल प्लेइंग 11 और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बारिश के बारे में आपको बताएंगे कि कल मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कल प्लेइंग 11 क्या होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के कई सारे खिलाड़ी इंजरीज से जूझ रहे हैं। कुछ इमेजेस भी आई है कि जहां पे दिख रहा है कि केन विलियमसन वापस नेट्स में वापस आए हैं, तो क्या केन विलियमसन खेल सकते हैं। एक खबर आज सुबह आई थी कि मैट हेनरी जो है वो आपके इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, काइल जेमिसन को जगह मिली है। तो एक बार दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोहित जरा फटाफट चला दो। बट पांडे जी, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा आपको थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? यार अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देख ले तो अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे फकर जमान के साथ, बाबर आजम नंबर 3 पर, मोहम्मद रिजवान नंबर 4 पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये भी, शाउद शकील हैं वहाँ पे, इफ्तिकार अहमद नंबर 6, आगा सलमान को पिछले मैच में इन्होंने खिलाया, अल्टीमेटली नवाज को बाहर किया और आगा को खिलाया। शाहिन शाह अफरीदी इनके पेसर हो जाएंगे, लीडर ऑफ द पैक। उसामा मीर लेग स्पिनर, शादाब खान के कंकशन के चलते वापसी किया इन्होंने और आते ही इम्पैक्ट तो डाला है। मोहम्मद वसीम जूनियर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस समय पर, और हारिस रौफ को भी वो लेंथ मिल चुका है, वो टप्पा मिल चुका है जिस टप्पे को लेकर हम बार बार बोल कर थक गए थे कि भाई थोड़ी सी आगे बॉल डाल ले, शॉर्ट बॉल डालना बंद कर, क्योंकि इंडिया में शॉर्ट बॉल डालने से कोई फायदा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में नहीं खेल रहे हो जहां पर शॉर्ट बॉल डालकर आप बल्लेबाजों को डराकर आउट करोगे। इंडिया में आपको आगे बॉल डालना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर प्लेइंग 11 देखे पाकिस्तान की, तो प्लेइंग 11 ये पहले वाली प्लेइंग 11 से ज्यादा सेटल नजर आती है। इसलिए क्योंकि देखो, शादाब और नवाज जब खेल रहे होते थे, बीच के ओवर में विकेट्स नहीं आती थी। ठीक है, शादाब बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देते थे, नवाज बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन तब ऐसा लगता था कि शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी ये टीम। शाहीन शाह अफरीदी एक तरीके से ऊपर से विकेट ले जाते थे तो इनके लिए अच्छा हो जाता था। नहीं हो पाती थी वो चीज, तो बीच के ओवर्स में इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता था। हसन अली को ये खिला रहे थे, लेकिन हसन अली के बाद जो मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिनको रिप्लेस किया वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखो ना कि जहां पर इनकी कमजोर कड़ी थी, ऊपर से इमामुल हक जो हम बार बार बोल कर थक गए हैं, पर्ची जी फिलहाल कहीं अल्टीमेटली शुक्र है कि वो पर्ची को बाहर किया गया। वो नहीं, प्रोटीन खा रहे होंगे, प्रोटीन खाए, अब अपना पाकिस्तान अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन खाने से अब छक्के वैसे भी उनसे नहीं लगते, प्रोटीन भी उनसे खिलवा दो फिर भी उनसे छक्के नहीं लगेंगे। छक्के लगाने के लिए थोड़ा सा आपको इंटेंट चाहिए, जिगरा चाहिए, छक्के ऐसे नहीं लगते। प्रोटीन खाने वाला बंदा जरूरी नहीं है कि छक्के लगा दे। फकर जमान ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई प्रोटीन और कार्ब्स खाता है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट लेता है, पूरी एनर्जी ड्रिंक लेकर आता है और छक्के लगाता है। उसके पास जिगरा है, वो बैटिंग उस तरीके से करता है, उसकी इंटेंट वैसी है, सोच है, पॉजिटिव सोच है, वो गो फॉर द किल वाली सोच है। ये नहीं कि मैं बॉक डाउन करके टुक टुक बैटिंग करूंगा, क्लासिकल दिखने के चक्कर में थोड़ा सा डिफेंस कर लूंगा कि ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, कैमरे के लिए जो बैटिंग करने वाली बात होती है वो नहीं करता फकर जमान। और अनऑर्थोडॉक्स टाइप जरूर है, बेसबॉल टाइप बैटिंग है, लेकिन जब मारता है तो लंबे छक्के लगाता है, फिर लगाता है 95-100 मीटर के छक्के, लंबी दूर जाके गिरती है स्टैंडों में। तो फकर जमान के आने से उनको वो सॉलिडिटी मिल चुकी है। अब्दुल्ला शफीक ऊपर से रन कर रहा है इनके लिए। बाबर आजम से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई अब समय आ गया है, अभी तक तो आपने जो रन किए उस मैच में पाकिस्तान जीती नहीं है, जो मैच में बाबर आजम नहीं चला वो मैच पाकिस्तान जीत गया। तो अगर कल आपके बल्ले से रन आए तो तेज रन आए, ये ना हो कि आप फिर वही 70-75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके चले जाओ, टीम का बेड़ा गर्क हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। बाबर आजम को इंटेंट के साथ बैटिंग करनी चाहिए। अगर रन करने हैं तो अच्छे तरीके से करो, पेस के साथ करो, टीम को प्रेशर में डाल के अगर आप रन करके चले जाओगे तो अल्टीमेटली नुकसान टीम का ही होगा। मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, शाउद शकील का फॉर्म लगा हुआ है। ओवरऑल अगर एक यूनिट के तौर पर देखो ना तो ये टीम सॉलिड नजर आती है। हाँ, आप कह सकते हो कि बॉलिंग ऑप्शन में अगर 4 इनके प्रॉपर बॉलर हैं, जहां पे शाहीन, उसामा, मोहम्मद वसीम, हारिस रौफ, ये 4 विकेट टेकिंग ऑप्शन है। ये 4 इनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन है। जो हम विकेट टेकिंग ऑप्शन की बात करते हैं, देखो बॉलर हर कोई होता है, लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शन का मतलब ये है कि जो आपको एटलीस्ट कप्तान को ये कॉन्फिडेंस दे कि अगर मैं इसको गेंद दूं तो ये विकेट निकाल के मेरे लिए देगा। मोहम्मद वसीम जूनियर वो काम कर रहे हैं, उसामा विकेट ले रहा है, हारिस ने भी विकेट लेना शुरू कर दिया है। 5वें बॉलिंग में इनके पास 2 ऑप्शन है, आगा सलमान और इफ्तिकार अहमद के साथ ये मिलजुला कर 10 ओवर कंप्लीट कर लेंगे। इफ्तिकार ने भी अब टाइम एंड अगेन बीच में इंप्रेस किया ऑफ स्पिन के साथ, बहुत अंडररेटेड बॉलर है, लेकिन बीच में अच्छा कर देते हैं। तो बॉलिंग वाइज मुझे ये टीम ठीक नजर आती है। और बैटिंग में अगर फकर जमान का दिन हो गया तो फिर तो आप मान के चलो कि पाकिस्तान को एज है। भाई जो पाकिस्तान बाकी मैचेस के लिए थी और पिछला वाला मैच था ना, उस प्लेइंग 11 में बहुत डिफरेंस था। ये प्लेइंग 11 में बहुत शुरुआत से चाहता था और फाइनली ये चेंज आया है। आप देर आए हैं, थोड़ा देर आए, दुरुस्त नहीं आए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है आपके लिए क्वालिफिकेशन के चांसेस। पर यहाँ पे अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक, फकर जमान, एक आप कहते हैं ना इंटेंट, जैसा कि आपने भी कहा कि शुरुआत के 10 ओवर्स में दिखा है,
क्योंकि आप देख रहे थे कि पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम छक्के लगाने के लिए जूझ रही थी और वहां पे फकर जमान आते हैं और पावर प्ले के अंदर बड़े शॉट्स लगाते हैं। हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने किस तरह से पावर हिटिंग करी और जो पहले छक्का लगाया था उन्होंने, उससे पता लग गया था कि भाई इस प्लेयर में इंटेंट है, इसको आपको पहले ले आना चाहिए था प्लेइंग 11 में, बट ठीक है आप लेट लेके आए हो। साथ ही में अगर बात करें अब्दुल्ला शफीक की, भाई इस लड़के ने जब जब इमाम उलग के साथ ओपनिंग करी है, इमाम उलग एक सीनियर प्लेयर है, वो अभी नहीं खेल रहा, बहुत पहले से खेल रहा है, और मुझे यहाँ पे लगा ना कि जिसने आपका बड़ा रोल निभाया एज अ ओपनिंग प्लेयर बैटर वो अब्दुल्ला शफीक ने निभाया, यंगस्टर ने निभाया और बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। सिर्फ ये ऐसा एक बैटर था जो अटैकिंग खेल रहा था और ये बीच में अपनी विकेट भी इसलिए गवा रहा था ना, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी क्योंकि सामने से इमाम जो है वो ज्यादा डिफेंसिव। अब उस चक्कर में क्या होता है कि अब्दुल्ला शफीक पे ही प्रेशर आ रहा था कि भाई ये इमाम डॉट बॉल्स खेल रहा है, तो प्रेशर में शॉट खेलने के चक्कर में अब्दुल्ला शफीक की भी विकेट जा रही थी। बट यहाँ पे अब बैलेंस आया है बाबर आजम से, जैसे कि पांडे जी ने भी दरख्वास्त करी है, मैं भी हाथ जोड़ना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बाबर भैया प्लीज थोड़ा तेज खेल लेना, बैंगलोर का मैदान है, बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है ये, यहाँ पे प्लीज अपने शॉट लगा लेना, यहाँ पे एक बड़ी पारी खेल देना और एक ऐसी पारी खेलना एटलीस्ट जिसके बाद आपकी जीत आए। हारना है, अगर हार में आप अगर 100 लगा रहे हो 50 लगा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बात आती है मोहम्मद रिजवान की, भाई मिस्टर डिपेंडेबल पाकिस्तान की टीम के लिए मैं कहूंगा हर मैच में डिपेंडेबल रहे हैं, हर मैच में इनके बल्ले से रन निकले हैं। साउथ शकील स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, खासियत है इनकी, और मिचेल सैंटनर के सामने काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। साथ ही में अगर बात करें इफ्तिकार अहमद की, बड़े बड़े शॉट्स, याद होगा आपको जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जब खेल रही थी बेंगलोर के मैदान पे, इफ्तिकार अहमद ने आखिर में आके बड़े बड़े छक्के लगाए थे, मैच नहीं जिता पाए थे, पर इफ्तिकार अहमद इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि इफ्तिकार अहमद की जब वो बड़े हिट शुरू होते हैं ना तो फिर किसी की नहीं चलती है। आगा सलमान टीम में लाए हैं, आप देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। शाहीन अफरीदी फ्लो पकड़ लिया भाई साहब वापस, शुरुआत जैसी हुई थी टूर्नामेंट की, ईगल इज बैक इन फॉर्म, ये कहने में गलत नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है, कंसिस्टेंट बन चुके हैं आप इस वर्ल्ड कप में और हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में भी लगातार बने हुए हैं ये। आखिर में अभी आते हैं आपके उसामा मीर आते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ। इस पूरे गेंदबाजी क्रम में पांडे जी जिससे मुझे डर लग रहा है दैट इज हारिस रऊफ, क्योंकि अगर आपको याद हो जब बैंगलोर के इसी मैदान पे जैसे कि मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच चल रहा था, शुरुआत से लेकर अंत तक डेविड वार्नर ने इनकी धुलाई करके रख दी थी और बहुत पिटे थे उस मैच में। हालांकि हारिस रऊफ ने थोड़ी आगे गेंद डालना शुरू कर दी है, उन्हें समझ आ चुकी कि भाई शॉर्ट बॉल से कुछ नहीं होने वाला है, तो बेहतर गेंदबाजी कराई थी पिछले मैच में, इकोनॉमिकल भी रहे थे, विकेट भी ली थी। तो इस मैच में मैं एक्सपेक्ट करूंगा एटलीस्ट कि टीबिया भाई आप पिछले मैच में तो अच्छी बॉलिंग करा गए थे लेकिन इस मैच में भी अच्छी बॉलिंग कराओ क्योंकि अब है जरूरत का टाइम, अब है असली आपकी जरूरत कि भाई आप अगर बड़े खिलाड़ी हो। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान चलो पाकिस्तान की तो बात बहुत कर ली, अब न्यूजीलैंड की भी बात करनी उतनी जरूरी है क्योंकि न्यूजीलैंड को भी बहुत झटका लग चुका है। न्यूजीलैंड जैसा कि आप मैट हेनरी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट, आज ही खबर आई, फिर केन विलियमसन का भी पक्का नहीं है, हालांकि प्रैक्टिस जरूर शुरू कर दी है उन्होंने लेकिन अभी कहना तय नहीं है कि वो कल का मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अब न्यूजीलैंड के लिए भी देखो इनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई लेकिन उसके बाद इन्होंने भी थोड़ा सा डिरेल हुआ है, इनकी भी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी डिरेल हुई है, पटरी से उतरी है। न्यूजीलैंड के लिए देखो डेवन कॉनवे, विल यंग ओपन करेंगे, रचिन रविंद्रा का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, डैरल मिचेल है वहां पे, इनका भी वर्ल्ड कप बहुत ही शानदार गया है, टॉम लेथम कप्तान है बट परफॉर्मेंस उस तरीके से विद द बैट आ नहीं रही है, ग्लेन फिलिप्स भी टाइम एंड अगेन अच्छा करते हैं, बॉलिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग में थोड़ा सा उनका भी बीच 50-50 का ही मामला है। जेम्स नीशम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ी अच्छी पारी खेली थी, मैच जिताना चाहिए था, नहीं हो पाया उनसे, लेकिन इन्होंने भी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया। मिचेल सैंटनर हाईएस्ट विकेट टेकर है न्यूजीलैंड की तरफ से, जिस तरीके से ये बॉलिंग कर रहे हैं बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, बीच के ओवर्स में आकर विकेट्स निकालते हैं और न्यूजीलैंड के लिए एक तरीके से विकेट टेकर है। मिडिल ओवर्स में टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गुसन, अब देखना होगा कि लॉकी फर्गुसन की जो इंजरी हुई थी क्या वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है, क्योंकि टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट तो देखो दोनों का तो खेलना पक्का है, मैट हेनरी है नहीं। अब काइल जेमिसन को इन्होंने सब्स्टिट्यूट तो किया है बट क्या वो मुकाबले के लिए अवेलेबल हैं इस समय पर, येट टू बी सीन, देखना पड़ेगा काइल जेमिसन कल के मैच के लिए अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो इनके पास ले देकर ऑप्शन लॉकी फर्गुसन का ही बचता है, लेकिन अगर काइल जेमिसन अवेलेबल रहते हैं तो मेरे हिसाब से काइल जेमिसन ही कल के मैच में आपको खेलते हुए नजर आएंगे वहां पे, क्योंकि फर्गुसन की भी जो इंजरी हुई थी अब वो भी रिकवरी कितनी जल्दी होती है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उस इंजरी को भी, तो इतना आसान उनके लिए भी नहीं होगा टू एन एक्सटेंट। न्यूजीलैंड अगर आप देखो ना तो बैटिंग वाइज रचिन रविंद्रा जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, डैरल मिचेल हो गए, टॉम लेथम को बैटिंग से रन करना होगा, बैट से रन करना होगा, कप्तान के रन्स नहीं आते हैं तो अल्टीमेटली टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा
प्रेशर में आती है, वो इफेक्ट टीम के ऊपर आता है। और टॉम लेथम जब तक रन्स नहीं करेंगे न्यूजीलैंड के लिए दिक्कत आनी ही आनी है। डेवन कॉनवे का बल्ला भी बड़ा शांत जा रहा है। डेवन कॉनवे एक्सपेक्टेशंस काफी थी इनसे कि अच्छा करेंगे, लेकिन कॉनवे ने भी उस तरीके से अभी तक इंप्रेस नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में। पहले मैच में जरूर रन्स लगाए थे, 140 150 ऑड की पारी भी खेल दी थी, बट उसके बाद डेवन कॉनवे का बल्ला बिल्कुल शांत रहा है। तो कॉनवे से भी उम्मीदें होंगी कि वो थोड़ा सा अच्छा कर दे। बॉलिंग वाइज अच्छी है यार, लेकिन वही है ना कि अभी इस समय पर जो न्यूजीलैंड खेल रहा है और एक समय पर जो पाकिस्तान ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाया है, मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे आप पूछे ना कि इस समय पर मैं किसको एडवांटेज दूंगा, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को फिर भी एज है। मैं तो कहूंगा 60-40 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी रहता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, बैंगलोर में ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गए थे, वहां पे काफी मार भी पड़ी थी हारिस रऊफ को। शाहीन ने विकेट दिला दिया था, वो कैच नहीं हुआ था वार्नर का उस मैच में, ये भी आप याद रखें। उसामा ने कैच छोड़ा था। तो देखो मार पड़ गई थी उस दिन, लेकिन उस टाइम हारिस रऊफ जो बॉलिंग कर रहे थे और अभी जो उन्होंने पिछले मैच में दिखाया है, थोड़ी सी अकल से गेंदबाजी की है। तो ओवरऑल अगर आप उस तरीके से सोचे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद मेरे हिसाब से इस मैच में फेवरेट होगा। मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को लेके, मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। हालांकि इंजर्ड 11 दिख रही है हमें, थोड़ी सी इंजरीज के कंसर्न्स बिल्कुल रहे हैं। मोहित यार आप ऐड भी चलाते रहे साथ साथ, आप बिल्कुल। ऐड भी चलाते रहे, क्रिक रॉकेट का ऐड चलाते रहे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा न्यूजीलैंड का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। रीजन ठीक है, आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, बिल्कुल एक्सेप्टेड, बट अगर बात करें यहाँ पे न्यूजीलैंड के बैटर्स की और मैदान की, मैदान अगर हम देखते हैं तो भाई बेंगलोर का मैदान है, ज्यादा बाउंड्री लंबी नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा लंबा नहीं है, और डैरल मिचेल रेड हॉट फॉर्म में है। डेवॉन कॉनवे मुझे लगता है कि कल क्लिक करने वाले, क्योंकि कभी कभार कहते हैं ना गट फीलिंग कहती है कभी कभार, तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कि डेवॉन कॉनवे, रचिन रविंद्र, और पाकिस्तान ने जिस हिसाब मतलब आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि आप न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हो, आप सीधे बोलो ना, ये क्लियर है भाई। ये आप बार बार रचिन रविंद्र अच्छा करेगा, डेवन कॉनवे ठीक करेगा, तो आप साफ साफ बोल लो कि कल न्यूजीलैंड को एज है। और आप तो न्यूजीलैंड ऑब्सेशन तो आपका इंडिया वाले मैच से ये मैं देख लिया था। न्यूजीलैंड ऑब्सेशन नहीं यार, उस दिन भी आप यही बोल रहे थे ना कि ट्रेंट बोल्ट है जी, ये कर देगा, उनके पास मैट हेनरी है, वो कर देगा, ये कर देगा। रोहित शर्मा ने क्या किया, देखा ना उस दिन मैच में क्या किया। ठीक है चलो पाकिस्तान खेल रही है सामने, लेकिन पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड न्यूजीलैंड एक मैच हार गई ना न्यूजीलैंड, एक मैच अगर हार गई, एक मैच नहीं बैक टू बैक हार, न्यूजीलैंड अगर 190 रन से हार गई, एक सेकंड 3 मैच हारी है। मैं कह रहा हूं अगर न्यूजीलैंड 190 रनों से एक मैच हार गई है तो उसके हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई अगला मैच जो है आपको भारी पड़ सकता है, पाकिस्तान आप पे भाई वो 3 मैच बैक टू बैक हारी है, एक मैच नहीं। फिर आप एक मैच पे आ रहे हो, वो 3 मैच बैक टू बैक हार के आ रही है न्यूजीलैंड की टीम। यार कौन सी टीम थी इंडिया के अलावा जो कि 380 प्लस के टारगेट में 5 रन से हारेगी, ये बताओ मुझे। चलो वो एक वन ऑफ मैच हो गया था ऑस्ट्रेलिया वाला, अच्छी फाइट इंडिया न्यूजीलैंड वाला मैच अच्छी फाइट की थी, लेकिन उनके बॉलर्स ने वहां भी 388 पड़वा दिए थे ना, पड़वाए थे ना, उन्हीं के बॉलर्स ने पड़वाए थे। तो देखो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो, बैटिंग बड़ी अच्छी चली थी उस मैच में, बॉलिंग बहुत खराब हुई थी, 388 पड़वाए भी तो थे। ठीक है आपने 382 384 जो भी बनाए, लेकिन आपने पड़वाए भी तो 388। तो बॉलिंग वाइज न्यूजीलैंड जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्रेंट बोल्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करेंगे, विकेट्स नहीं मिल रहा है बोल्ट को। आप अगर टूर्नामेंट उठाकर देखोगे तो सेंटनर ने बहुत ज्यादा विकेट ली है, डबल डिजिट्स में भी नहीं है आई थिंक बोल्ट अभी तक विकेट लेने के बस एक ही दिक्कत लग रही है मुझे, जो एक दिक्कत बात करूंगा उसके बारे में, कि आपके पास जो शुरुआत करते थे आपके लिए ना ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी, आपके शुरुआती ओवर्स में आप किससे गेंदबाजी कराओगे, सऊदी से कराओगे, सऊदी और बोल्ट रहेंगे आपके लिए। बट आपका जो तीसरा ऑप्शन है लॉकी फर्ग्यूसन अगर कल खेलते हैं या फिर काइल जेमिसन खेलते हैं, मुझे लगता है वहां से रन लीक हो सकते हैं, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन डेथ ओवर्स में बड़े इफेक्टिव है, पर वही अगर बात आती है मिडिल ओवर्स की या फिर शुरुआत में कभी कभार आप पहले चेन में बॉलिंग करने आ जाते हो, तो वहां पे वो स्ट्रगल कर सकते हैं, जो कि मुझे बड़ा डाउट लग रहा है उस बात पे। और मैट हेनरी की कमी जरूर इन्हें खलेगी, क्योंकि अब तक पांडे जी 7 मैचेस में उन्होंने 11 विकेटें ली थी, 5.5 या 5 की इकॉनमी थी अराउंड, तो अच्छी गेंदबाजी करा रहे थे, इकोनॉमिकल बॉलिंग करा रहे थे, विकेटें भी चटका रहे थे, तो शुरुआती फेज में जरूर स्ट्रगल कर सकती है। और इवन टिम साउदी ने भी वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच, पिछला वाला मैच खेला था टिम साउदी ने, तो कहते हैं ना कि आपको अभी अभी आपके टिम साउदी आए हैं टीम में इस वर्ल्ड कप में। ट्रेंट बोल्ट हालांकि शुरुआत से खेल रहे, पर अकेला ट्रेंट बोल्ट भी उसको बड़ी जान मारनी पड़ेगी, बट ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट भी आपको आप बोल रहे थे न्यूजीलैंड ऑब्सेशन, मुझे ट्रेंट बोल्ट से ऑब्सेशन है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट मुझे बेहतरीन गेंदबाज लगते हैं, जिस हिसाब का उन्हें मूवमेंट मिलता है। हालांकि कल की पिच क्या रंग दिखाएगी वो तो कल आपको पता लग जाएगा, मैच होता नहीं होता वो भी आपको पता लग जाएगा। बट ट्रेंट बोल्ट अगर उन्होंने शुरुआती ओवर में फखर जमान की विकेट गवा दी, अगर फखर जमान जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अटैक करके खेलेंगे, कहीं वो आक्रामक रूप के चक्कर में अपनी विकेट गवा गए, तो पलड़ा जो है आपको उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि बाबर आजम रुक रुक के सीधे प्रेडिक्शन करें कल कौन जीत रहा है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड आपके लिए
मेरे लिए पाकिस्तान जी, पाकिस्तान मुझे लग रहा है कल का मैच जीतेगा। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है तो पाकिस्तान को कल जीतना पड़ेगा। कल अगर पाकिस्तान नहीं कर पाया तो सॉरी, वो फिर टूर्नामेंट भी डेड है और फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा कि ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं बजा, हमें गेंद नहीं मिली, आईसीसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। कल आपको अगर बने रहना है तो जीतना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कल मेरे हिसाब से पाकिस्तान, इमाम के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि सुपर चैट्स भी है, कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं एक बार।